Good evening, friends. I am Vinod Rawat and you are watching me on Rawat Classes जोधपुर. अभी एक सेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का, जो बच्चों की काफ़ी पॉपुलर डिमांड है और ये इम्पॉर्टेंट भी है. ये फिल इन द ब्लैंक में जब तक हमारी ये क्लियर नहीं होते हैं ना तो बहुत दिक्कत करते हैं. वोकैब का मतलब ये नहीं है कि उनके आपने सिनोनिम एंटोनिम जान लिए. ध्यान रखना, हर जो आपके एक जैसे वर्ड्स होते हैं उनके अंदर कंटेक्स्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है. किस कंटेक्स्ट में आपने इनका इस्तेमाल करना है. संदर्भ, कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता. जो मैं आप देखता हूँ, मैं भी यूट्यूब में सबके वीडियो देखता हूँ तो उससे मैं ये सीखता हूँ कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है. मेरा तो इतना कोई वाइड कोई नेटवर्क है नहीं, लेकिन हाँ आपने पढ़ाने में मैं फिर उनको इनकॉर्पोरेट करता हूँ, शामिल करता हूँ. तो शब्दों के कंटेक्चुअल मीनिंग क्लियर होने चाहिए, किस संदर्भ में आपने इस्तेमाल करना है. ठीक है ना. तो चलिए लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. इसमें ज़्यादा नहीं है, 15 एक हैं, लेकिन वर्ड तो काफ़ी हो जाएंगे. इसमें पहला वर्ड है एंटिक्स. एक तो ये जो नाउन है और ये हमेशा एंटिक्स ही होता है, एंटिक नहीं होता है. ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी के, क्लाउन के, बच्चों के, किसी स्पोर्ट्समैन के, जो उसके स्ट्रेंज सिली एक्शंस होते हैं उनको एंटिक्स कहते हैं. ठीक है ना. मैं नाम भूल रहा हूँ, मैकेनरो टाइप का ही प्लेयर जो टेनिस खेलता था, तो ही वॉज फेमस फॉर हिज एंटिक्स ऑन द कोर्ट. ठीक है ना. आपका कभी बॉल को जानबूझ के सर से हेड कर देगा, हालांकि पॉइंट गंवाता था वो, क्यों हेड से हेड कर दिया उसने. कभी वो डांस करेगा. मतलब कई प्लेयर हैं, मैं मैकेनरो का ही नहीं कह रहा हूँ. तो दे वर फेमस फॉर देयर एंटिक्स. कुछ आपके फीमेल प्लेयर्स भी हैं. तो एंटिक्स करता था कोई भी आपका स्ट्रेन सिली एक्शन. ठीक है ना. फीट्स ऑल्सो मीन्स एक्शंस. वैसे फीट्स का मतलब अचीवमेंट भी होता है, बता रहा है ना. The children laughed at the clown's silly antics. छोटे बच्चे को भी एंटिक्स होते हैं. एक पाँव पटक रहा है, छोटा बच्चा है, चिल्ला रहा है, तो माँ ने कहा आई नो हिज एंटिक्स, आई नो व्हाट ही वांट्स. दूसरा वर्ड है बच्चों एंटिक्स. उच्चारण तो लगभग सेम है, लेकिन दूसरा जो उसकी स्पेलिंग चेंज है, इसका संबंध पुराने से है. एंटिक्स, जैसे कोई आदमी कलेक्ट करता है एंटिक्स को, तो पुरानी चीज़ों को वो कलेक्ट करता है. ऑल द एंटिक्स वर वेल प्रिजर्व. ये हैं तो पुरानी चीज़ें, लेकिन वो बहुत संभाल के रखा गया है और इनका कभी आपको मूल्य मिल जाता है. कई लोग हैं इसका बिजनेस करते हैं. इसी में नीचे लिखा है इज एन एंटिक डीलर, है ना. तो कोई भी पुरानी तलवार है, खंजर है, कोई लालटेन है, कोई चूल्हा है ना. चूल्हों को क्या कहते हो आप? फायर प्लेस, है ना. चूल्हा इज कॉल्ड फायर प्लेस. इसको फायर प्लेस. तो पुराना चूल्हा भी एंटिक पीस हो जाता है. कोई चिमटा हो एंटिक पीस का, कढ़ाई हो, कोई भी बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो, तलवार हो, बंदूक हो. ठीक है ना. आपका मजल लोडिंग गन, जिसको भरमार बंदूक कहते हैं. ठीक है ना. उसमें पहले बारूद भरा जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा गोबर डाला जाता है सूखा हुआ, उसको फिर कूटा जाता है, फिर ऊपर से छर्रे डाले जाते हैं, है ना. तो इसको कहते हैं मजल लोडिंग. अब वो दिखते नहीं है, अब काम की भी नहीं है. पहले पुराने ज़माने में यही बंदूकें थी. तो अब ये एंटिक पीस बन जाएगा, है ना. और तीसरा जो वर्ड इसके अंदर है, मैंने ग्रुप किया है, वो है एटिक. ये तो बिल्कुल अलग वर्ड है, वैसे कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है. तो एटिक आपके रूफ के नीचे, छत के ऊपर नहीं. ध्यान रखना, इसमें लिखा है अंडर अ रूफ. खास करके ऐसे मकान जो लकड़ी के होते हैं और उनकी छत जो है तिकोनी होती है. तिकोनी छत लकड़ी वाले मकान में ऐसे जगह होती है जहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है. तो तिकोने होते हैं, वो गर्म भी अंदर से करते हैं, तो बर्फ़ पिघल के नीचे गिर जाती है. ठीक है. फिर नीचे की रूफ को समतल बनाने के लिए, है ना, तो बीच में एक तिकोना सा एक एरिया बच जाता है. तो कभी उसको स्टोर हाउस के रूप में प्रयोग करते हैं, जहाँ पर चीज़ें आप कबाड़ जाके रख दो. और कभी कभी छोटे बच्चे अपने इसमें रूम भी बना देते हैं. ठीक है ना. उसका घर के अंदर से ऊपर चढ़ने का रास्ता होता है, सीढ़ियों का. तो दैट इज़ कॉल्ड एटिक.
तो इसमें सर लिखा है दिस एटिक वाज माय स्टडी रूम, ठीक है ना, फॉर एटलीस्ट 6-7 ईयर्स। तो आई होप इट इज, ये तीनों शब्द आपके क्लियर हो गए। एंटिक्स आपकी अजीब हरकतें हैं, एंटिक्स आपकी पुरानी चीज़ें हैं, और एंटिक मतलब पुराना ही होता है, ठीक है ना आपको, और लोग कलेक्ट भी करते हैं एंटिक्स को। कोई बर्तन भी हो गया एंटिक पुराने ज़माने का। नेक्स्ट ग्रुप में आइए, इसमें दो ही वर्ड हैं, एमिएबल और एमिकेबल। वैसे देखा है दोनों का मीनिंग फ्रेंडली है, लेकिन एमिएबल का प्रयोग आदमी के लिए करते हैं और एमिकेबल का प्रयोग आदमी के लिए, पर्सन के लिए नहीं किया जाता। इसका प्रयोग आपने सॉल्यूशन के लिए, सेटलमेंट के लिए करना है। आदमी तारीफ करना इज़ वेरी फ्रेंडली, एडोरेबल, अफेबल, लवेबल, ये इसके सिनोनिम होते हैं। ही इज़ एन एमिएबल पर्सन, ही इज़ एन एडोरेबल पर्सन, उसको अफेबल भी कह सकते हो आप, है ना। और उनके नाउन भी आपको आने चाहिए वोकैब के रूप में। अब क्या करें, इतना सारा कुछ सीखने का होता है कि बड़ी बड़ी क्लासेस में ये हो पाएगा, शॉर्ट वीडियो में हो नहीं पाता है, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज एमिएबल नेचर। तो नेचर कैन बी एमिएबल, तो शब्दों को एक कोलोकेट करना भी सीखो, एमिएबल नेचर, फ्रेंडली नेचर, है ना। और जो एमिकेबल है ये भी फ्रेंडली है, बट इट इज नॉट यूज फॉर पर्सन्स। वी नीड एन एमिकेबल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब इसमें एमिएबल सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। एमिकेबल रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, दो देशों के बीच में, आदमी के लिए नहीं, ठीक है ना। इंडिया हैज एमिकेबल रिलेशनशिप विद अमेरिका, ऐसे कह सकते हो आप, ओके। आई होप कि, और इसका एडवर्ब बड़ा काम का होता है, ध्यान रखना। आई विल ट्राई टू सेटल दिस इशू एमिकेबली, तो इसका एडवर्ब भी प्रयोग करना सीखो। आई विल ट्राई टू सेटल दिस इशू, इशू का मतलब कोई मुद्दा, ठीक है ना आपका, एमिकेबली। तो अगर किसी मुद्दे को आप एमिकेबली सेटल कर रहे हो तो इसका अर्थ हो गया वो सेटलमेंट के बाद में सारे जो पक्ष हैं, जो उसमें पार्टीज थी, वो आपस में दोस्ताना संबंध रखेंगे, ठीक है ना, झगड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपने सीखना है। और इसका भी एमिएबली का प्रयोग आपको आना चाहिए। इफ आई से ही ट्रीट्स एवरीबॉडी एमिएबली, सबको दोस्ताना ढंग से ट्रीट करता है, तो सबका प्रयोग करना सीखो आप। इनके नाउन भी आपको आनी चाहिए, एमिएबिलिटी और एमिकेबिलिटी, ठीक है ना। इस एमिएबिलिटी, चलो मैं एक संदेश दे देता हूँ आपको, इज हिज बिगेस्ट ट्रेट। ट्रेट का मतलब गुण, उसका दोस्तानापन उसका सबसे बड़ा गुण है। ट्रेट का मतलब होता है गुण, ठीक है, एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट भी कंफ्यूज वर्ड में आता है। एट्रीब्यूट का मतलब आपका नाउन भी है, ठीक है, और यानी गुण, क्वालिटी, ठीक है, और एट्रीब्यूट आपका वर्ब भी है। तब इसका मीनिंग होता है श्रेय देना। इफ आई से आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, तो एक्चुअली ये लंबी क्लास में हो पाता है बच्चों। अब एट्रीब्यूट आ गया तो मैं उसको आपको अर्थ बताऊं, ठीक है। व्हाट आर हिज एट्रीब्यूट्स, मैं आपको उसकी क्वालिटीज पूछ रहा हूँ। बोला हूँ आपका, हिज एमिएबल, वेल बिहेव्ड, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, ऑनेस्ट, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई सबको, ठीक है। एमिएबिलिटी का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड यू शुड ट्राई टू सेटल दिस डिस्प्यूट विथ एमिकेबिलिटी। इसका प्रयोग होना सीखो सबका। सेंटेंस बनाओगे तो भी इंग्लिश आएगी, ऐसे नहीं एमिकेबल कर लिया बस हो गया। क्यों, सब आने चाहिए, एमिकेबल, एमिकेबली और एमिकेबिलिटी। अब दूसरे ग्रुप में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें दो ही वर्ड हैं, एक्सीड और एक्सीड। प्रोनाउंसिएशन दोनों का लगभग सेम है। इस एक्सीड का अर्थ होता है अग्री, ठीक है। ही एक्सीडेड टू द विल ऑफ हिज पेरेंट्स, ही अग्री टू द विल का मतलब इच्छा उनके बात मान गया माँ बाप की। और ये एक्सीड का अर्थ होता है सरपास, मतलब किसी लिमिट को क्रॉस करना, ठीक है। योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 400 वर्ड्स। एक्सीड के बाद में मोर का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि एक्सीड के अंदर मोर का अर्थ छुपा हुआ है। अगर आपने ऐसे लिखा ना, योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 400 वर्ड, गलत हो गया है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस रॉन्ग।
एक्सीड के साथ में मोर का प्रयोग आपने नहीं करना। इस सेंटेंस को आपने ऐसे लिखना है कि योर एसे शुड नॉट एक्सीड 400, नो मोर नो देन, कुछ नहीं आप। योर स्पीड ऑन दिस रोड शुड नॉट एक्सीड 40 किलोमीटर्स पर आवर। आई होप इट इज क्लियर। और इस एक्सीड का अर्थ होता है मानना, अग्री करना। माई बॉस एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है ना, तो मेरे बॉस ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। और देयर सक्सेस एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस, जितनी अपेक्षाएं थी उससे ज्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये इसका मीनिंग हो गया। अब आ जाए नंबर 4 पे। एक बड़े और, दोनों का उच्चारण एक है। ये नीचे वाला और जो मॉडल वर्ब है जिसका मीनिंग लगभग शुड होता है, ऊपर वाला और जो है आपका प्रोनाउन है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है एनीथिंग या ऑल। ये प्रोनाउन है ना, दोनों रूप में इस्तेमाल होता है ऑल। डू यू हैव ऑट टू से, जिसका अर्थ होगा डू यू हैव एनीथिंग टू से इन दिस अफेयर, इस मामले में आपको कुछ कहना है। लेट अस सी इफ वी ऑट कैन बी, तो इसको ऑट को वो मत मान लेना मॉडल। ऑट मीन्स इफ वी, ठीक ना, ऑट कैन बी डन, या वी नहीं है, वी को डाल, मैं पहले कुछ लिख रहा था शायद। लेट अस सी इफ ऑट कैन बी डन फॉर अप। अब देखते हैं कि उसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या। एनीथिंग कैन बी डन फॉर अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनयूजुअल है, इसका इस्तेमाल अभी होता भी बहुत कम है। और ये ऑट आपका मॉडल है विच इज इक्विवेलेंट टू शुड। जब आपने कोई एडवाइस देनी हो, ठीक है, किसी को ऑब्लिगेशन बताना हो कि आपको ऐसा करना आपके लिए जरूरी है, यू ऑट टू बिहेव वेल विथ योर एल्डर्स, तो यहाँ पर और जो है आपका एडवाइस में बोल रहे हो, लेकिन ये ऑब्लिगेशन शो करता है। ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है समथिंग विच यू नीड टू डू ऑल द टाइम। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो यू आर ऑब्लाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपके लिए जरूरी है। ये दोनों का आपने, मैंने अर्थ बता दिया आपको, इनको कीजिए आप। नेक्स्ट ग्रुप में आइए, पेयर ही है, ग्रुप नहीं है। एक आपका एडवर्स है, एक आपका अवर्स है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी हो जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि उसमें ऊपर वाले में एक डी एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों एक जैसे हैं। एडवर्स का अर्थ होता है अपोजिट, अनफेवरेबल, ठीक है। He did well under adverse circumstances, ठीक है। The aircraft could not take off due to adverse weather conditions. तो एडवर्स वेदर कंडीशंस क्या होंगे कि बारिश हो रहा होगा, तेज हवा चल रही होगी, रनवे आपका स्लिपरी होगा। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ he did well under adverse circumstances, तो इसका अर्थ हो गया कि विपरीत परिस्थितियों में उसने अच्छा किया, ठीक है। तो कहते हैं एडवर्स, विपरीत, ठीक है ना आपका। पॉल्यूशन हैज adverse effect, तो विपरीत असर ऑन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा कहते हैं प्लांट लाइफ को, फोना कहते हैं एनिमल लाइफ को। और इसका अर्थ हो गया जो प्रदूषण का फ्लोरा और फोना पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पॉल्यूशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फोना। अवर्स मीन्स नॉट लाइकिंग समथिंग, हैविंग एन एक्टिव फीलिंग और रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का अर्थ होता है हेटेड, हेट, अबोरेंस, ध्यान रखना, हेट या हेटेड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटेड, इसको अवर्स। ये एडजेक्टिव है और इसमें प्रपोजन हमेशा टू लगता है। आई एम अवर्स टू दिस आइडिया ऑफ मेकिंग मनी, पैसे बनाने के इस आइडिया के मैं बरखिलाफ, मुझे पसंद नहीं आया, आई हेट दिस आइडिया, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं आई एम नॉट अवर्स टू दिस आइडिया बट वी शुड थिंक बिफोर डूइंग समथिंग, सोचना चाहिए हम, आई एम नॉट अवर्स टू दिस आइडिया, मैं इस आइडिया के बरखिलाफ नहीं हूँ। बड़ा सुंदर सा वर्ड है, ये आपने ध्यान रखना आपका, ठीक है। इसका नाउन बनता है अवर्जन, ठीक है ना, इसका अर्थ हो जाता है डिसलाइकिंग। एक बार एग्जाम फिलअप में आया था, अवर्जन टू फूड, मतलब खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। फूड कॉजेज एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यह है तो बीमारी है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर फूड एक बीमारी है, ये ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। इसमें खाने की स्मेल से आपको उल्टी आ जाती है, इतनी खतरनाक रोग है, ठीक है। आई न्यू अबाउट हिज अवर्सन टू दिस आइडिया, ऐसे बोलना सीखो आप, ठीक है, ताकि अवर्सन का प्रयोग भी आप कर सको। आई न्यू अबाउट हिज अवर्सन टू दिस पर्सन, कुछ भी हो सकता है,
मुझे पता था ये आदमी इस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है। इनके साथ में तो अवर्स हो या अवर्सन हो, दोनों साथ में प्रोपोर्शन 2 का प्रयोग होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। अवर्सन ऑफ नहीं होता है, अवर्सन 2 होता है। अब नेक्स्ट आइडिया एडमिट और, बहुत सिंपल वर्ड है एडमिट और। एडमिट का मतलब होता है एक तो प्रवेश लेना होता है, भर्ती कराना होता है, ठीक है, और किसी चीज़ को सही मानना भी होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ आई एडमिट दैट आई वाज रॉन्ग, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं गलत था। ही एडमिटेड हिज ग्रैंडफादर टू अ हॉस्पिटल, ही हैज़ एडमिटेड हिज सन टू अ वेरी गुड स्कूल। तो एडमिट का मतलब भर्ती करना भी होता है, और एडमिट का मतलब अपनी गलती को मानना भी होता है, ठीक है ना। तो खूब सारे समय बना के बोला करो बच्चों। ही हैज़ एडमिटेड हिज सन, और इन नहीं कहना टू अ वेरी गुड स्कूल, उसने अपने बेटे को बहुत अच्छी स्कूल में भर्ती कराया, ठीक है। और कन्फेस का मतलब मानना होता है, लेकिन इसमें आपका जो अपराध का बोध होता है उसको आप मानते हो कि मैंने अपराध किया, ठीक है। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो गलती को एडमिट करते हो, और जो गिल्ट होता है ना, अपराध की भावना, इज कॉल्ड गिल्ट, ठीक है, जिसको मेंसरिया कहा जाता है। ये आपके काम का नहीं है, वैसे ध्यान रखना आपका, ये लैटिन वर्ड है, कानून का है। तो जो गिल्ट होता है, मेंसरिया का होता है फीलिंग ऑफ गिल्ट, अपराध का बोध। और एक्चुअली आदमी कन्फेस तब करता है कि जब उसको ये आभास हो जाता है कि मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, मैंने गलत किया है, और ये संकेत होते हैं कि उस आदमी में शायद बाद में सुधार हो जाए। ही कन्फेस दैट ही मर्डर्ड हिज फ्रेंड, ठीक है ना। एडमिट भी कह सकते हो इसमें एडमिट अपनी गलती स्वीकार करने के सेंस में। कन्फेस आपके अंदर जो गिल्ट है, अपराध की भावना है, ठीक है ना, उसको मान लेना है, उसको मान लेना है। मेंसरिया कहते हैं इसको। कानून में मेंसरिया जब तक नहीं आता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता है। वो इसलिए कि मेरे हाथ से कोई चीज़ गिरी और कोई मर गया, तो ये नहीं कि मेरे पर मर्डर चार्ज आ जाएगा। मैं कहूँगा यार आपका देयर इज नो मेंसरिया, मेरे को फीलिंग ही नहीं मैंने कोई गिल्ट किया है। एनीवे, बहुत टेक्निकल है मेंसरिया, लॉ में पढ़ा जाता है। एनीवे, तो नेक्स्ट ग्रुप में आइए, इसमें आपका एब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। एब्जेक्ट एक इंटेंसिफायर है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्ट आपका वर्ब भी है और आपका नाउन भी है। वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट का मतलब किसी चीज़ का विरोध करना होता है, ठीक है ना। आई ऑब्जेक्ट टू योर स्टैंडिंग हेयर, टू योर्स, आपके यहाँ मुझे खड़े होने पर ऐतराज़ है, आप यहाँ क्यों खड़े क्यों, ठीक है। तो दोनों है आपका। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोर्स इज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। और ये एब्जेक्ट आपका है अटरली होपलेस, बहुत ही गंदा, खराब। जैसे कहता ना कि पीपल इन दिस एरिया आर लिविंग इन पॉवर्टी। इन पॉवर्टी मीन्स गरीबी में, और वो गरीबी अगर नितांत हो, बहुत ज़्यादा गरीबी हो, तभी तो कहते हैं अटरली होपलेस पॉवर्टी, ह्यूमिलेटिंग, ऐसा लग रहा हो कि मानव की ही बेइज्जती हो रही हो, रेचेड हो कंडीशन में। रेचेड मीन्स बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही खराब, ठीक है। तो उसको एब्जेक्ट कहते हैं आप, ठीक है। तो चलिए और बना लो, हाँ, पीपल इन दिस एरिया आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, ठीक है ना। तो इंटेंसिफायर कहलाता है ये एब्जेक्ट पॉवर्टी, नाउन के आगे आता है। वैसे एडजेक्टिव होता है इंटेंसिफायर। पॉवर्टी अगर मैं एब्जेक्ट हटा दूँ इसमें, तो गरीबी में जी रहे हैं। अगर आपने कहना हो कि वो नितान गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी में, तो एब्जेक्ट लगा दो। ये दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटेंसिफायर। एब्जेक्ट जो है ना आपका एक इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर का अर्थ होता है बच्चों कि जो किसी के मीनिंग को और भी गहरा बना देता है, ठीक है। और भी कहीं बताऊंगा इसके बारे में कभी आप। नेक्स्ट ग्रुप में आइए। ग्रुप नहीं, अदर ये पेयर ही है। एक अफेक्शन है, ये तो सबको कॉमन पता है, ठीक है ना। बड़े लोगों का छोटों के प्रति स्नेह इज कॉल्ड अफेक्शन, लव, ठीक है ना। आई हैव लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर माई स्टूडेंट्स। मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए मेरे मन में बहुत सारा प्रेम है, ठीक है, स्नेह है। ये फिजिकल लव नहीं है, ध्यान रखना आपका, अफेक्शन, ठीक है ना। इसी से आपका एडजेक्टिव मतलब अफेक्शनेट, जो आदमी बहुत ही स्नेही हो, स्नेही। देखो मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ, स्नेही। एक क्षण रुकना, देखो आजकल हिंदी में भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ही इज़ वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स चिल्ड्रन, ये इसका भी नहीं हो जाएगा।
स्नेह करता, बच्चों को बहुत प्यार करता। एंड अफेक्टेशन करता था आडंबर, प्रिटेंशन, दिखावा, आर्टिफिशियल मैनर। कोई किसी को लाइक नहीं करता है लेकिन दिखावा ऐसा करता है, बाप रे बाप। बैठना होता है, एक से रुको रुको रुको, बैठो मत, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो जो बैठ रहा होगा मन में सोच रहा होगा, यार कितना नाटक करता है ये, इसके बस के चले है तो मेरे एक किक लगा दे, ठीक है ना। और देखो कितना दिखावा कर रहा है। एक्चुअली इसको थोड़ा अंदर जाने के लिए ना आपको, ये अफेक्टेशन जो वर्ड बना है अफेक्ट से बना हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश का। इसको मेरे को इसमें अभी करा दूंगा आपको, अफेक्ट और इफेक्ट का दोनों का अंतर भी करा दूंगा। एक अफेक्ट का अर्थ होता है टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है कि विपरीत प्रभाव पड़ना। तो किसी को बहुत ज़्यादा टीवी देखता है वो, या बहुत ज़्यादा फ़ोन पे आपका गेम खेलता है, तो मैं उसको ये कहूँगा वॉचिंग टू मच टीवी विल अफेक्ट योर आइज। इसका तो हो गया कि बहुत ज़्यादा टीवी देखने से आपकी आंखों पे बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एंड ही, इसका मतलब बहाना करना। दूसरा अफेक्ट का मीनिंग आपका प्रिटेंड करना भी होता है। इफेक्ट मीन्स वर्ब के रूप में टू प्रिटेंड, बहाना करना, ठीक है, टू शैम, टू फेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। ही अफेक्टेड इलनेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया तो उसने बीमारी का बहाना किया, ठीक है ना आपका, टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ध्यान रखना आप, ठीक है। और कोई चीज़ अगर अफेक्टेड है तो वो रियल नहीं है, ये ध्यान रखना। इट मीन्स इट इज अनरियल। ये ऐसे मर्द समझना आपने, तब आपको समझ आएगा। इफ आई से कि हर लव फॉर यू इज नॉट रियल, और सेमीकोलन लगाऊंगा, इट इज अफेक्टेड, दैट्स राइट, ये नकली है, इट्स नॉट रियल। तो इसलिए जो अफेक्टेशन बनता है वो आडंबर बन जाता है, दिखावा बन जाता है, ठीक है ना। आई हेट हर अफेक्टेशन, उसके नकली जो आपका दिखावा है प्रेम का, स्नेह का, कैसे भी, तो आई हेट दैट। ये ग्रुप है, इसमें 3 वर्ड है, एल्यूजन, इल्यूजन और डिल्यूजन। सिंपल वर्ड है। एल्यूजन बना हुआ है एल्यूड से, ये बना हुआ है एल्यूड से, और इसका अर्थ होता है टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। एल्यूड का अर्थ होता है, जब वर्ब आएगी तभी तो नाउन भी आएगा ना आपको, टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, ये इसका मीनिंग होता है ना, किसी चीज़ की ओर इशारा करना। तो माँ ने अपने बेटे को कहा, योर फादर एल्यूडेड टू द फैक्ट दैट यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली, तो पापा ने इस ओर इशारा किया है। कैसे कहोगे, माँ कह रही है बेटे को, योर फादर हैज एल्यूडेड टू द फैक्ट, ठीक है, दैट यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली, तुम ढंग से पढ़ाई कर नहीं रहे हो, पापा ने ऐसे इशारा किया। समझ आ गया आपका। तो और इसकी जगह इसका नाउन हो जाएगा एल्यूजन। इसका फ्रेज बनता है टू मेक एन एल्यूजन टू समथिंग, सेम मीनिंग है, इशारा करना, इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, हो गया। इसका नाम तो यही बनेगा आपका। मैं देखो इसकी कॉपी करके आपको बना के बताता हूँ। योर फादर मेड एन एल्यूजन, बस वो कितना चेंज करना आपने, टू द फैक्ट दैट यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपर्ली। तो जब आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपकी होती है ना, तो इंग्लिश में आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप एक ही बात को कई तरह से कह सकते हो। आप आ जाओ इल्यूजन पे, इसका वर्ब नहीं होता इल्यूजन का, ठीक है। इल्यूजन का मतलब फाल्स आइडिया, भ्रम जिसे कहते हैं हिंदी में, भ्रम। इसको अगर हिंदी में कहूँगा तो आजकल मैं ये भी करना शुरू कर रहा हूँ, भ्रम, भ्रम 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 भ्रम, ये ठीक लिखा गलत लिखा मैंने, पता नहीं, भ्रम, भर्म, भर्म होना चाहिए, भर्म, ये वाला भर्म है ना, ये मुझे कमेंट बताना मैंने ठीक लिखा गलत लिखा है, भर्म। वो इस भर्म में है कि उसके माँ बाप उसको पसंद नहीं करते, ये इल्यूजन है। ये वैसे डिल्यूजन है, सॉरी। इल्यूजन का मतलब वो भी फॉल्स आइडिया ही है, दिस इज एन इल्यूजन। जिसमें कहते हैं ना आपके ये जो मिराज है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, होता थोड़ी है मिराज,
है ना, ये तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। भ्रम मीनिंग भ्रम ही होगा इसका, और डिल्यूजन इल्यूजन में थोड़ा सा फर्क है, मैं बताता हूं आपको, तो खास फर्क नहीं है, ठीक है। एक लड़के को लगा कि छत में ना एक औरत आती है साड़ी पहने हुए, और उसके हाथ में लालटेन होती है। लालटेन को इंग्लिश में लैंटर्न कहते हैं भाई देव। ओह गॉड, एक सेकंड बच्चों, लैंटर्न। तो धीरे धीरे अभ्रंश हो गया, ये लालटेन बन गया। तो किसी ने कहा यार ये ऐसे भूत कुछ नहीं होते हैं, वो कोई भूत नहीं है, ठीक है ना, इट इज एन इल्यूजन। जब दिमाग में बैठ जाता है ना आपका, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बाद में पता लगा कि वहाँ एक सफ़ेद साड़ी जो है ना, उसमें क्लोज लाइन में फंसी हुई थी, और कोई आदमी था नहीं वहाँ पर रहने वाला, कहीं गया होगा 2-3 दिन के लिए, और पीछे एक बल्ब जल रहा था। तो दिन में तो नज़र आता नहीं, और रात को ऐसा लगता है जैसे कोई औरत जो है लालटेन हाथ में लेके घूम रही है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए। तो आपने कहा ये केवल आपका, इट इज़ एन इल्यूजन, दैट्स राइट, ठीक है। जैसे बाजीगर होते हैं ना, जादूगर, हैट में से ये निकाल देते हैं, एक बुके निकाल देते हैं, कबूतर निकाल देते हैं, तो सब ये इल्यूजन्स हैं आपके, ये कोई सचमुच थोड़ी होता है। और डिल्यूजन का अर्थ होता है गलत भ्रम, ठीक है ना। इससे क्लियर हो जाएगा आपका कि ही इज अंडर अ डिल्यूजन दैट हिज फ्रेंड्स हैव टर्न अगेंस्ट हिम, ही इज अंडर अ डिल्यूजन दैट हिज पेरेंट्स डू नॉट लाइक हिम। ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का मानसिक भ्रम हो गया। वो दृष्टि का भ्रम हो गया, और ये आपका मानसिक भ्रम हो गया। ये थोड़ा सा फर्क है डिल्यूजन और इल्यूजन में। लेकिन यहाँ पर इल्यूजन वर्ड ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। कल अगर ये फिलअप में आ जाता ना बच्चों, तो इसमें आपको डिल्यूजन ही बनना पड़ेगा, इल्यूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। और मिराज के लिए बोलोगे तो मिराज इज एन ऑप्टिकल डिल्यूजन, नहीं एल्यूजन, ठीक है। और जो मैजिशियन होता है, ही क्रिएट्स इल्यूजन, दृष्टि का भ्रम पैदा करता है वो। एनीवे, नेक्स्ट पे आओ, एवियरी और एपियरी। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एवियरी इज ए प्लेस वेयर, ठीक है ना, बर्ड्स आर कैप्ट, एंड एपियरी इज अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, ठीक है ना। यहाँ पर शहद की मक्खियों का रखा जाता है, एवियर में पक्षियों का रखा जाता है, ठीक है ना। और इसलिए मधुमक्खी पालन इज कॉल्ड एपी कल्चर। ये भी आना चाहिए हमको, साथ में आ जाएगा आप, तो इसमें ज़्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट ग्रुप नहीं, पेयर है ये, एस्थेटिक और एस्थेटिक। कन्फ्यूजन हो सकता है कभी आप। तो एस्थेटिक ऐसा आदमी होता है जिसके जीवन में अपने ऊपर बहुत सख्त डिसिप्लिन लागू करता है, ठीक है। और उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे खाने की, पहनने की, सोने की, वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। वो बहुत ही हार्ड लाइफ जीता है। ही लीड्स अ वेरी ऑस्टियर लाइफ। इसको भी एक लिखो, देखा आप, एन एसेट, मेरे मुंह पे आ गया तो काम आ जाएगा। लीड्स अ वेरी ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर का तो सख्त लाइफ जीता हो। और ऐसा नहीं सुबह शाम उसको हलवा चाहिए, पूरी चाहिए, अचार चाहिए, नहीं, ठीक है ना। उसका एम होता है, ही ईट्स टू लिव, अनलाइक अस वी लिव टू ईट। हम खाने के लिए जिंदा है। और एन एसेटिक इज अ पर्सन हु ईट्स टू लिव, इतना खाता ताकि जिंदा रह सके, लाइक गांधी जी, ठीक है। तो और सोने के लिए उसको वो नहीं चाहिए, चटाई में सो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको खाने पीने का नहीं है, बहुत ही उसकी टफ लाइफ है, ऐसे उसको कहते हैं एसेटिक। और ये जो ऐसी भावना होती है उसको एसेटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। एसेटिसिज्म उसके जीवन का हिस्सा था। इसका मतलब क्या, वो हमेशा वैसे ही, ऐसे वो उसके ऐसा नहीं उसका पैसे कमी है। कई तो बेचारे गरीबी के कारण ऐसे रहते हैं, कई होते हुए भी नहीं करते हैं। तो बहुत सुंदर वर्ड है ये, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 20 बार आता है। तो एन एसेटिक इज अ पर्सन हु लिव्स या लीड्स अ वेरी ऑस्टियर। ऑस्टियर का तो होता है स्ट्रिक्ट लाइफ, ठीक है। सुबह 4 बजे उठेगा, नहाएगा, धोएगा, जो उसने करना करेगा, स्ट्रिक्ट लाइफ, है ना। और ऑस्टियर का एडजेक्टिव बनता है ऑस्टेरिटी। इसका कोलोकेशन देता हूँ आपको, अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। ये कहाँ ग्रामर पढ़ाएगा आपको, ये मैंने समझाया नहीं। ग्रामर पढ़ लोगे इसके, ग्रामर आ जाएगा ही। हाँ, बहुत ही कठोर जीवन। गांधी जी ऑलवेज लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी।
ऐसे नहीं कि उनके पास में डनलप के पिल्लो लगे हुए थे और 15-20 सब्जियां बनती थी, रोज खीर खाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए गांधी जी दुबले पतले थे, शरीर पे मांस का एक भी अंश नहीं था फालतू का, एंड ही वॉज ए ग्रेट वॉकर। जितना उन्होंने चला ना, कोई नहीं चल सकता। अब आ जाओ एस्थेटिक, ये शब्द को थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एस्थेटिक उस आदमी को कहते हैं हु कैन सी ब्यूटी इन ए वर्क ऑफ आर्ट। इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ आप, कल आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, ठीक है। उसको आदमी को एस्थीट कहते हैं, जानना ये भी आपको आना चाहिए, एस्थीट, या ये भी कह सकते हो आप एन एस्थेटिक पर्सन, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये एडजेक्टिव है, एस्थेट आपका नाम, ये भी सीखना आप। पर्सन है ना आपका, कैन अप्रिसिएट ब्यूटी इन ए वर्क ऑफ, है ना आपका, इन आर्ट, इन वर्क ऑफ आर्ट भी कह सकते हो, इन आर्ट। कला में जिसको सुंदरता को अप्रिशिएट कर सके, अरे ये सुंदर है, उसको एस्थेटिक कहते हैं। एडजेक्टिव हो एस्थेटिक और आदमी हो जाएगा। और इस तरह की जो चीज होती है उसको एस्थेटिक्स कहते हैं, ठीक है। द फर्नीचर वॉज मोर एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल देन प्रैक्टिकल। ये फर्नीचर ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं था, व्यवहारिक तो नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर था। ये इज प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है। तो वो कला में खूबसूरती को जान सकता है, ठीक है। एक थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़के को वो एस्थेटिक्स का ज्ञान था उसको, ही वॉज एन एस्थेट। तो कोई उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में गया और अच्छी सी पेंटिंग तो वहाँ पर खड़ा हो गया। उसके दोस्त घूम घाम के आगे वो वहीं खड़ा था। दोस्त ने कहा चल तू तो अंदर भी नहीं गया। अरे क्या रुक जाओ यार, तुम जाओ मेरे को। वो एक ही पेंटिंग को लगातार देखे जा रहा था। और उस पेंटिंग की जो खूबसूरती थी, ठीक है ना, वो उसी को दिखाई दे रही थी, उसके दोस्तों को दिखाई दे नहीं रही। तो एक सेकंड में चले और आगे चले गए, एक सेकंड देखा पेंटिंग, आगे चले गए। तो एस्थेट वो आदमी कहलाता है वो कैन अप्रिशिएट, ठीक है ना, ब्यूटी इन ए वर्क ऑफ आर्ट। वर्क ऑफ आर्ट में वो ब्यूटी देख सके, ठीक है। वर्क का मतलब यहाँ पर क्रिएशन है, ध्यान रखना, कृति है, इसलिए इसके ये काउंटेबल होता है। वर्क जब काम के रूप में होता है तो काउंटेबल नहीं होता है, तो उसके आगे आप आर्टिकल नहीं लगाते। ये नहीं कहना आई हैव एन अर्जेंट वर्क, वो गलत हो जाएगा। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, लेकिन इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। तो ये कला की कलाकृति है, तो ये फिर काउंटेबल हो जाता है। आई हैव सीन ऑल हिज वर्क्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। और आदमी के अंदर एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। सेंस समझ गया आपका, किसी खूबसूरत कला में खूबसूरत को देख पाने का सेंस। और चीज के अंदर एस्थेटिक अपील भी होनी चाहिए। अपील का मतलब अट्रैक्शन, दोनों चीजें होनी चाहिए ना। अब आदमी में सेंस नहीं है तो उस वर्क ऑफ आर्ट में, कलात्मक चीज में उसको खूबसूरती नजर आएगी नहीं। जिसमें सेंस है वो किसी मूर्ति कला के सामने खड़ा हो गए घंटों तक उसको देखता रहेगा। एक एक चीज को भी कितना खूबसूरत बनाया उसने, यार मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चीज के अंदर एस्थेटिक अपील भी तो होनी चाहिए। वहां पर कोई आपका कीचड़ बना हुआ है तो उसको कीचड़ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। कोई मैसी एरिया है तो उसको थोड़ी देखते रहोगे आप। एनीवे, नेक्स्ट पे आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने कई बच्चों को गच्चा खाते हुए देखा है। ध्यान रखना, अवाइल और ए वाइल, इसको आई बोलना, अवाइल, तो ये अवाइल उच्चारण दोनों का एक जैसा है। एक में ए शामिल है, दूसरे में ए अलग है। हाँ, जिसमें ए शामिल है पहले वाले में, ये एडवर्ब है और इसका मीनिंग दोनों का एक ही है, शॉर्ट टाइम के लिए। और अवाइल का कभी का मीनिंग लॉन्ग टाइम भी हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सी वर्कड इन ए बैंक अवाइल, तो ये एडवर्ब है, तो उसने थोड़े टाइम के लिए एक बैंक में काम किया, ठीक है, बिफोर स्टडिंग लॉ। और उसके बाद में उसने लॉ को स्टडी किया। आई रेड अ नॉवल अवाइल, आई रेड अ नॉवल अवाइल, तो मैंने थोड़ी देर तक नॉवल पढ़ा और बाद में सो गया, देन स्लेप्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है ये एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है। और इसमें नेवल नहीं लिखना आपने, तो नॉल कटा दो तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपका 100% अवाइल आपका एडवर्ब है। वैसे 100% अवाइल ही आपका एडवर्ब ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अलग किया है।
और जो मैंने एडवर्ब के वीडियो बनाए हैं, बहुत लंबा चौड़ा मैंने पढ़ाया आपको, तो उसने रेड वर्ब, आपकी जो रीड वर्ब है ना आपका, ये ट्रांसिटिव वर्ब है और इनट्रांसिटिव वर्ब भी है। अगर ऑब्जेक्ट लगाओगे तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा और नहीं तो वर्ब के बाद में आएगा। आई रेड अ वाइल देन स्लेप्ट। अब क्या पढ़ा वो बता दो ना, क्या फर्क पड़ता है आपका। तो आई रेड अ नॉवल अ वाइल, तो मैंने ये पहले मत लगाना आई रेड अ वाइल अ नॉवल, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। वो प्लेसमेंट का चक्कर है एडवर्ब का, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ए वाइल का इसको प्रोनाउंस आपने अवाइल ही करना, ध्यान रखना। ए वाइल तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मीनिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों होता है। सडनली देखो नीचे, आई हैवंट सीन हिम फॉर अ वाइल, तो इसका तो होगा आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मीनिंग ये है बच्चों, ध्यान रखना, इसका मीनिंग है आई हैवंट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये चीज़ें पढ़नी पड़ती तब इंग्लिश आएगी। और अगर मैं आपको कह रहा आई विल बी बैक इन अ वाइल, आई जस्ट गो एंड कम बैक सून, इसका मीनिंग हो गया आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून। तो सुन कह रहे हो तो शॉर्ट टाइम हो गया ना, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो पेयर वर्ड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कई बार एग्जाम में देखा है कि अगर ये फिलअप में आ जाए आपको तो पता नहीं लगा यहाँ मैं ग्रेसियस भरूँ या ग्रेसफुल भरूँ। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें, मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझ लें। ग्रेसियस का अर्थ होता है काइंड। लेडी कैरोलाइन वॉज ग्रेसियस इनफ, काइंड इनफ टू एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। तो उसने बहुत ही काइंडली हमारा इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। सी इज ग्रेसियस, सी इज काइंड एंड सी इज ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव। दोनों अंतर ध्यान रखना और मैं आप चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से सीख लें, ध्यान आप, ठीक है। तो जहाँ काइंड का सेंस है वहाँ ग्रेसियस इस्तेमाल करें और जहाँ अट्रैक्टिव का सेंस है वहाँ ग्रेसफुल का इस्तेमाल करें, ठीक है। सी लुक्ड ग्रेसफुल इन रॉयल रोब्स, रोब्स का मतलब कपड़े, शाही लिबास में वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, ये इसका मीनिंग हो गया। डॉल्फिन्स आर इनक्रेडिबली ग्रेसफुल, उनका जो आपका हाव भाव होता है बड़ा अट्रैक्टिव होता है, डॉल्फिन का होता है ना आपका, कितने शानदार, क्योंकि एफिशिएंट स्विमर्स हैं वो, ठीक है। तो दे आर वेरी ग्रेसफुल, दैट्स राइट। लता जी लुक्स ग्रेसफुल इवन एट दिस एज। तो ग्रेसफुल में सेक्सी नहीं होता, ध्यान रखना। ग्रेसफुल का अर्थ होता है कि जो दिखने में शालीन हो, अट्रैक्टिव हो। तो दोनों का ध्यान रखना बच्चों, इसमें ग्रेसियस नहीं आ सकता, इसमें ग्रेसफुल नहीं आ सकता। बहुत कुछ पढ़ते हैं, सब एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए एक एक नंबर को बटोरना पड़ता है, जितना ज़्यादा सीखेंगे। ये दूसरा पेयर वर्ड है फिक्शनल और फिक्टिशियस, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और बच्चा धोखा खाते हैं। फिक्शनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू फिक्शन या एग्जिस्टिंग ओनली इन फिक्शन, नॉवेल्स वगैरह में का से संबंधित होना। जैसे शर्लॉक होम्स कोई असली आदमी थोड़ी है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है। अरे कहने पॉइंट आपका, जैसे 7 ड्वार्फ्स की आपने कहानी सुनी ना आपका, 7 बोनों की, तो वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब वो कहानियों में है, किताबों में है, उपन्यासों में है, वो रियल नहीं है, उसको कहते हैं फिक्शनल। क्लियर हो गया। और फिक्टिशियस का तो था फॉल्स। आपने किसी होटल में कमरा बुक कराया, इसमें आर्टिकल नहीं लगाया मैं, सॉरी, अंडर अ फिक्टिशियस नेम, तो आपने गलत नाम से एक होटल में कमरा बुक कराया। तो दोनों का समझ लेना आपने, और गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आप ही ट्रेवल्ड अंडर अ फिक्टिशियस नेम, तो इसका मतलब उसको डर था कि मैं रियल नेम से अगर यात्रा करूंगा, पता नहीं कैसे की उसने, मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर हवाई जहाज की है तो फिर आपको अपना सब देना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह। अब जो बदमाशी करते हैं तो कर ही लेते हैं। एनीवे, नेक्स्ट जो पेयर है वो आपका फ्लेयर है। दोनों का उच्चारण लगभग एक ही है, FALARE। ये नाउन भी है, वर्ब भी है, सेड अप। अगर कोई आदमी फ्लेयर अप हो जाता है, इफ आई से फ्लेयर्ड अप व्हेन ही सॉ मी, तो मेरे को दिखते ही वो देखते आगे बुबला हो गया, तो ये फ्लेयर का अर्थ होता है आपका। और मैंने लिखा है कि अगर एंगर है, वायलेंस है, पेन है, इफ इट फ्लेयर्स अप इट गेट्स वर्स। और दूसरा मीनिंग है इसका टू बिकम वाइडर। जैसे किसी आदमी को गुस्सा आता है ना, तो उसके नाक के नथुने फूल जाते हैं। मैंने सडनली लिखा है, देखो, एज हिज एंगर बिल्ट अप हिज नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर्ड, ठीक है। पुराने ज़माने में, बहुत पुराना ज़माना तो नहीं हुआ है, फ्लेयर्ड ट्राउजर्स का तो था कि वो ऐसे ट्राउजर्स, ठीक है, जिनके नीचे से वो चौड़े हों, बेल बॉटम्स वाले, है ना आपको, बेल बॉटम, बेल घंटे के हिसाब से, जैसे घंटा होता है नीचे चौड़ा,
वैसे आपके खूब फेमस थे, थोड़ा बहुत आपको भी याद होगा, ठीक है। तो ये बड़ा सुंदर वर्ड है। अगर वायलेंस फ्लेयर अप हो जाता है तो ये बढ़ जाता है। वायलेंस इन द सिटी हैज़ फ्लेयर्ड अप वंस अगेन, एक बार फिर जो है वायलेंस बढ़ गया है। और फ्लेयर नाउन के रूप में, वर्ब तो है ही है, ऊपर लिखा ना वर्ब एंड नाउन दोनों है। फ्लेयर का मतलब शॉर्ट फ्लेम। आई शॉ अ फ्लेयर कमिंग आउट ऑफ दिस इंजन, कमिंग आउट फ्रॉम द इंजन। मैंने इंजन में से एक शोला निकलते हुए देखा, छोटा सा। मैंने कहा शॉर्ट फ्लेम, फ्लेम का मतलब शोला होता है, लपट, ठीक है। ये बहुत सुंदर वर्ड है, सबको आना चाहिए, ठीक है। और जिसमें लास्ट ने आपके मैंने अभी सेंटेंस बोला था, ही फ्लेयर्ड अप व्हेन ही सॉ मी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो उसको मेरे को देखते आग बबूला हो गया। ही फ्लेयर्ड अप, he flared up when he saw me। ठीक है। और फ्लेयर का अर्थ होता है आपका एप्टीट्यूड, आपकी एप्टीट्यूड का मतलब आपकी कैपेबिलिटी, राइट। इसके पास में राइटिंग स्पीच लिखने का बड़ा शानदार एप्टीट्यूड है, योग्यता है। तो ही हैज़ ए फ्लेयर फॉर राइटिंग स्पीचेस, ही इज ए फ्लेयर फॉर टीचिंग इंग्लिश, ही इज ए फ्लेयर फॉर टीचिंग मैथ्स, ठीक है ना, काबिलियत, एप्टीट्यूड, है ना। ही हैज़ अ फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस। तो ऐसा ये सेंटेंस आदमी लिखोगे जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होंगी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया। उसको लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आया हो तो। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।